सभी को राम राम। मैं बी एस पवार अपने चैनल ड्राइंग स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने भारतीय मूर्तिकला और स्थापत्य कला के बारे में हमने पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिले। और जो पहले वीडियो इसमें बने हुए हैं वो भी आप सारे वीडियो एक साथ देख सकते हैं। डीएम कमीशन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर जाकर के आप सभी वीडियो देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो आज हम सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं, तो आप वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि पूरी नॉलेज आपको सिंधु घाटी सभ्यता की हो जाए। तो वीडियो लंबा जरूर होगा पर इम्पोर्टेंट भी उतना ही ज़्यादा होगा, तो वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर बने रहें। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ईसा से प्राय 27 वर्ष पूर्व से लेकर 1700 वर्ष पूर्व के मध्य में सिंधु घाटी में एक सभ्यता का विकास हुआ। तो कब से कब तक हुआ था ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। 2700 से लेकर के 1700 ईस्वी पूर्व तक जो है वो एक सभ्यता का विकास यहाँ पे माना जाता है, ये हुआ था। इस सभ्यता का पूर्ण विकसित रूप सिंधु नदी के किनारे अनेक स्थलों की खुदाई से प्राप्त हुआ। इसका जो सभ्यता का जो पता है वो सिंधु घाटी की जो नदी है, सिंधु नदी है, इसके किनारे पे जो एरिया बसा हुआ है, जो स्थान बसे हुए हैं, उनकी खुदाई से जो है वो ये पता चला है कि यहाँ पे एक सभ्यता थी। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से पुकारा गया है। तो क्यों पुकारा गया है? क्योंकि ये सिंधु जो नदी है उसके किनारे पे बसा जो एरिया है, जो क्षेत्र है, उससे इसका पता चला है कि सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम, इसीलिए इसका नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता रखा है, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे जो है ये सभ्यता बसी थी। इस विस्तृत घाटी में हड़प्पा व मोहनजोदड़ो दो प्रमुख नगर थे। एक हड़प्पा था और एक मोहनजोदड़ो, दो प्रमुख इसमें नगर थे। तो ये भी आपने अपने पास आप नोट कर सकते हैं। दोनों नगरों में हड़प्पा बड़ा था। तो दो नगर जो यहाँ बसे हुए थे उसमें हड़प्पा जो है वो बड़ा नगर था। सर्वप्रथम हड़प्पा के टीलों का ज्ञान, अब इसके टीलों का ज्ञान कब हमें हुआ था? तो ये हुआ था 1878 ईस्वी में। ठीक है, कनिंघम के द्वारा छपाई गई कुछ मोहरों के माध्यम से हुआ था। तो इसके द्वारा हमें इसका ज्ञान। तत्पश्चात 1921 ईस्वी में श्री दयाराम साहनी ने हड़प्पा के टीलों की खुदाई कराकर विकास के कार्य को आगे बढ़ाया। तो 1921 ईस्वी में जो है ना दोबारा से दयाराम साहनी जी जो थे, इन्होंने इसकी खुदाई का कार्य जो है वो करवाया था। यहाँ पे हमें स्मरण करने के लिए दिया गया है झुंकर तथा झांझर सभ्यता के बारे में हमें यहाँ बताया जा रहा है। तो सिंधु घाटी में की झुंकर सभ्यता के अवशेष मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में नवाबादशाह जिले के अंतर्गत सिंध में चानुद्रोक से प्राप्त हुआ है। तो ये जो झुंकर सभ्यता है इसका पता हमें मोहनजोदड़ो से 80 मील दूर दक्षिण में जो है नवाबादशाह जिले से पता चला है। यहाँ पर मिट्टी की अनेक मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। इन अवशेषों का परिचय कब हुआ था? 1932 ईस्वी में सर्वप्रथम श्री NG मजूमदार ने पुरातत्ववेत्ताओं को करवाया। इन्होंने जो है इसका पता लगाया था। इसी स्थान पर बाद में दूसरी जाति आवासी जो भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन बनाते थे, इस जाति की सभ्यता को झांगर सभ्यता के नाम से पुकारा गया। तो झुंकर और झांगर सभ्यता के बारे में यहाँ से आपको अच्छे से जानकारी जो है, नॉलेज जो है
हो गई है। तो हम इसको आगे बढ़ते हैं। ये तो स्मरण करने के लिए हमें दिया गया था। यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि दयाराम साहनी जी ने जो है वो 1921 ईस्वी में जो है यहाँ के किलों की खुदाई करवाई थी और काम को आगे बढ़ाया था। तदंतर माधव स्वरूप वस्त ने हड़प्पा तथा जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो में उत्खनन का कार्य कर नए तथ्यों को उजागर किया। तो उसके बाद माधव स्वरूप ने जो है वो हड़प्पा की और जॉन मार्शल ने जो है वो मोहनजोदड़ो की खुदाई का कार्य शुरू किया था। इस उत्खनन का कार्य कर नए तथ्यों को उजागर किया। इन्होंने इसका कार्य किया और नए तथ्य को सामने लाया, नए तथ्यों को उजागर किया। इस उत्खनन में एक दूसरे के ऊपर जमी हुई 9 परतें, भाई ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कितनी परतें वहाँ जमी थी, तो 9 परतें पाई गई। एक दूसरे के ऊपर जो है वो 9 परतें पाई गई। इसका मतलब क्या था? इसकी काल अवधि लगभग एक शताब्दी है। एक शताब्दी मतलब 100 वर्ष जो है इसकी शताब्दी में 100 वर्ष जो इसके माने जाते हैं। यहाँ भवन में पकाई मिट्टी की ईंटों का प्रयोग होता था। तो ये तो हमने पहले भी सभी जानते हैं कि यहाँ पे पक्की ईंटों का जो प्रयोग होता था। अतः कुछ विद्वानों ने इस सभ्यता को पकाई ईंटों की सभ्यता भी कहकर पुकारा। तो पकाई ईंटों की सभ्यता को भी के नाम से भी इस सभ्यता को जाना जाता है। इस विशाल क्षेत्र में लाल तथा काली पक्की के बर्तन बनाने की कला का विशेष विकास हुआ। लाल तथा काली पक्की मिट्टी के जो बर्तन यहाँ पे बनाए जाते थे, इसकी कला का जो यहाँ पे वो विशेष विकास हुआ। ठीक है जी। अतः पुरातत्ववेताओं ने इस सभ्यता को मृतक पात्रों की सभ्यता के नाम से भी पुकारा। तो मृतक पात्र मीन्स मिट्टी के पात्र। यहाँ मरे हुए का नाम नहीं, मृतक मरे हुए को भी बोलता है। तो इसका मतलब है मृतक पात्र मीन्स मिट्टी के पात्रों की सभ्यता के नाम से भी इसको पुकारा। 1922 ईस्वी में श्री राखलदास बनर्जी ने सिंध के लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर उत्खनन कार्य किया। तो कब किया था? 1922 ईस्वी में। किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने जो है ये काम शुरू किया था मोहनजोदड़ो की खुदाई का। और ये जिला कौन सा पड़ता है? लरकाना जिले में पड़ता है। उपनगरीय सभ्यताओं के ठिकाने पंजाब, सिंध, राजस्थान व काठियावाड़ में अधिकांश रूप में पाए गए। तो यहाँ पर जो है सभी ठिकाने इनके जो है पाए गए थे। यथा कालीबंगा, रोपड़, लोथल नगरों के उत्खनन रूप को देखकर यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि तत्कालीन भारत की अधिकांश आबादी कृषि तथा व्यापार के धंधों में लगी थी। तो जो इन्होंने काम किया था वहाँ से पता चलता है कि अधिकतर लोग जो वो कृषि करते थे। इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पश्चिम एशिया के उर, मिश, लघश, शुशा, तल, असमर, मेसोपोटामिया तथा मिस्र के नील नदी के तट पर बसे अनेक नगरों तक विकसित था। तो इनका जो व्यापार है वो विदेशों में भी था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इनका जहाँ जहाँ भी था। ये सभी नाम आपने जो यहाँ से ये एशिया के जितने भी नाम हैं ये सभी आपने यहाँ से नोट कर लेने हैं। सिंधु सभ्यता का स्वरूप प्रधानतः नगर संस्कृति था। तो ये भी प्रश्न आता है कि कैसी सभ्यता का स्वरूप था। तो ये जो है वो प्रधानतः नगर संस्कृति की जो है यहाँ पे इनका स्वरूप था, जिसके पोषक धनी व्यापारी और शासक थे। तो इसको संरक्षण जो है वो धनी व्यापारी और शासक देते थे, जो विविध कलाओं के प्रेमी और सुखी शांत जीवन के अनुरागी थे। मीन्स सभी लोग शांत और सुखी जीवन यहाँ पे व्यतीत करते थे। यही कारण है कि संस्कृति एवं सभ्यता के इस प्रथम सोपान में भी रचनाकार अत्यंत
प्रवीण थे। तो जो भी यहाँ पे रचनाएं हुई, जो भी कार्य हुआ वो बिल्कुल अच्छे से हुआ है। प्रवीण मीन्स वो उसमें बिल्कुल पारंगत थे कार्य करने में। जैसे मूर्ति शिल्प, वस्त्रशिल्प, कृषि, वास्तुशिल्प, स्वर्णकारी, शंख की कटावदार, कच्चीकारी, पहिएदार वाहन आदि की रचना में जो भी यहाँ पे कार्य हुआ है, जितना भी इन्होंने बताया, जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला है कि मूर्ति शिल्प है, वास्तुशिल्प है, कृषि है, वास्तुशिल्प है, स्वर्ण का कार्य है, शंख का कार्य है, किसी भी तरह का जो कार्य हुआ है वो सभी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कार्य किया गया है। अब हम इसमें विस्तार से पढ़ते हैं। वास्तु एवं नगर विन्यास मीन्स नगर के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं, कैसे कैसे यहाँ पे कार्य हुआ है। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा वास्तु एवं नगर विन्यास कला के श्रेष्ठ नमूने हैं। तो ये तो सब जानते हैं, यह बहुत अच्छे नगर व्यवस्था थी। हड़प्पा के मुख्य राजमार्ग 33 फीट चौड़ा था। तो यहाँ का जो राजमार्ग है वो 33 फीट चौड़ा था। ये प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। परिवहन मार्ग एवं गलियां समकोण पर एक दूसरे से मिलती थी। समकोण मीन्स 90 डिग्री पे एक दूसरे से मिलती थी। पक्की ईंटों के फर्श होते थे। पानी प्राय कुओं से प्राप्त किया जाता था। खराब पानी की निकासी के लिए आधुनिक सीवर के समान ही जमीन के अंदर नाली तथा चौबचे बनाए जाते थे। मोहनजोदड़ो से परकोटों और अट्टालियों से युक्त दुर्ग सार्वजनिक सीढ़ीदार गहरा स्नानागार, जिसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो 39 फीट गुणा 23 फीट गुणा 8 फीट जो है वो इसका लंबाई चौड़ाई। राजप्रसाद, धान्यागार तथा सार्वजनिक भवन उत्खनन में मिले हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है वो खुदाई में मिली है और इसके बारे में हमने डिटेल से जो पढ़ा, ये सभी आप एक एक चीज़ इसकी नोट कर सकते हैं। अगला हम पढ़ते हैं मूर्ति शिल्प। सिंधु सभ्यता में सामान्यतः 2 प्रकार की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। अभी दोनों प्रकार की मूर्तियाँ आपने अपने पास नोट कर लेनी है। पहली है धार्मिक और दूसरी है कलात्मक। तो इनके बारे में विस्तार से भी हम पढ़ेंगे। यहाँ एक त्रिकुलिया अलंकरण वाले उत्तरीय ओढ़े हुए एक दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ये दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति के बारे में बहुत सारे प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। हड़प्पा से 2 नग्न मूर्ति धड़ भी मिले हैं। मूर्तियों के धड़ जो है वो मिले हुए हैं, वो हड़प्पा से मिले हुए हैं, जिसमें शिल्पी की हद दर्जे की स्वाभाविक गठन के दर्शन होते हैं। मोहनजोदड़ो से एक 4.5 इंच की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति नर्तकी प्राप्त हुई है। तो नर्तकी की जो मूर्ति है वो 4.5 इंच की है और वो कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसका दायां हाथ कमर पर और बायां हाथ, जिसमें बहुत सारे कड़े पहने हैं, बाएं घुटने पर टिका है। तो इसका दायां हाथ कहाँ पर है? ये प्रश्न पूछा जाता है कि दायां हाथ जो है वो कमर पर है, तो ये पूछा जाता है कि दायां हाथ कहाँ पर है, बायां हाथ कहाँ पर है? तो बायां हाथ जो है वो घुटने पे टिका हुआ है। पाषाण और कांस्य की मूर्तियों के अतिरिक्त अनेक मृण मूर्तियाँ भी मिली है। मृण मीन्स मिट्टी की मूर्तियाँ भी यहाँ पे मिली है, जिसमें वृषभ का स्थान प्रमुख है। वृषभ मीन्स बेल का स्थान यहाँ पे उसमें प्रमुख है। बेल का जो सबसे अच्छी मूर्ति है। अन्य पशुओं में गेंडा, हाथी, बंदर, सूअर, कछुआ, सीटी वाली चिड़िया आदि प्रमुख है, महत्वपूर्ण है। तो ये सभी जो है वो मूर्तियाँ यहाँ पे मिली है। इनको आप सबको अच्छे से नोट कर लें। अगला हमारा टॉपिक है चित्रांकन। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जहां चित्रकारों ने भित्तियों या पटों पर स्वतंत्र चित्र संयोजन किया हो। फिर भी चित्रकारी का अनुमान मिट्टी के बर्तन, भांडों पर बने असंख्य अलंकरण इकाइयों से लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है कोई ऐसी चित्रकारी नहीं मिली है जो दीवार पे हो या छतों पे हो,
स्वतंत्र हाथों से ऐसी कोई जो है यहाँ पे हमारे को चित्रकारी नहीं मिले। फिर भी जो इन्होंने बर्तन बनाए हैं और उस पर जो अलंकरण इन्होंने किया हुआ है उससे लगता है कि यहाँ पे चित्रकारी ये लोग करते थे। मिट्टी के बर्तन पर बने इन चित्रित अलंकरणों को भांडालेख भी कहते हैं। भांडालेख मीन्स बर्तनों पर, भांडों पर जो चित्रकारी होती है उसको बोलते हैं भांडालेख। इन अलंकरणों में टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं, लहरिया रेखाएं, केधा, सूर्य, धिरिया, तारे, बाण, मुख, चौफुलिया, चौपड़, मत्स्य, शल्क, जाल, छोटे घरों की जाली, कीर्मकाट, चौकोर, तिकोने, ज्यामितीय आकार, मछली, मोर, सींगदार पशु, जलचर, फूल पत्ती आदि अनेक रूप बनाए गए हैं। तो इस तरह की जो है वो बहुत सारी जो है वो चित्रकारी कलाकारियाँ जो हमें यहाँ पे मिली है। ये सभी आपने जो है ना अच्छे से ध्यान में अपने रखना है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बनी है। स्मरण करने के लिए है कि मोहनजोदड़ो के अंतर्गत लोथल सभ्यता में तांबे का बना हुआ हंस प्राप्त हुआ है। तो एक हंस है जो कि तांबे का बना हुआ है, जिससे ढलाई की उन्नत कला का ज्ञान होता है। इससे पता चलता है कि यहाँ पे जो वो बर्तन को ढालने की जो है वो बहुत अच्छी कला थी, उन्नत कला थी। यहीं पर पंचतंत्र में लिखित धूर्त लोमड़ी की कहानी को प्रस्तुत करती चित्रकारी वाला मर्तबान भी मिला है। तो यहाँ पे धूर्त लोमड़ी की जो कहानी हम पढ़ते हैं उसी तरह की कहानी को प्रस्तुत करता एक मर्तबान मिला है। अगला हम इसमें पढ़ते हैं मृत पात्र। मृत पात्र के बारे में पढ़ेंगे। तो मृत पात्रों में नुकीली पेदी के गिलास, कटोरियाँ, रकाबियाँ, बोतल, बड़े संभरण पात्र, शमशान पात्र, टोडीदार करवे, छिद्र वाले बर्तन तथा नन्हे बर्तन अच्छी चिकनी मिट्टी के बने हैं। ये सभी जो बर्तन है वो चिकनी मिट्टी के बने हुए हैं। इन्हें लाल पोत देकर पकाया जाता था। पात्र शोभनी में काले व श्वेत रंगों का अधिकतर प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पे कौन से रंग का ज़्यादा प्रयोग किया जाता था? अधिकतर काले व श्वेत रंग का। अधिकतर बर्तन कुम्हार के चाक पर बनते थे। तो उस वक्त दौरान भी जो है वो कुम्हार के चाक पर ही बर्तन बनाए जाते थे। बर्तन भांडों पर कांच की औप में चमक चढ़ाने की प्रक्रिया सबसे पहले सिंधु घाटी में ही पाई गई। तो कांच की जो चमक है वो सिंधु घाटी के लोग इसको जानते थे और उसके ऊपर चढ़ाते थे। स्मरण करने के लिए हमें यहाँ बताया गया है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर शिव के पशुपति रूप का अंकन किया गया है। इस मोहर में सींगदार मुकुट पहने त्रिनेत्रधारी शिव एक योगी के समान सिंहासन पर बैठे हैं। उनके चारों ओर कुछ पशु आकृतियां हैं, जिसमें हाथी तथा चीता दाहिने और गेंडा और भैंसा जो है वो बाईं और सींग वाला हिरण सिंहासन के नीचे खड़ा है। तो ये अच्छे से आपने इसको ध्यान में रखना है, पढ़ना है कि जो मोहनजोदड़ो से एक शिव की मूर्ति मिली, पशुपति की मूर्ति मिली है, तो उसके दाएं बाएं कौन कौन से पशु है, इस तरह का प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो ये शिव के योगी के समान सिंहासन पर बैठे हैं। तो उनके चारों जो पशु है, जिसमें कि हाथी चीता वो दाईं ओर है, ये ध्यान रखना है। गेंडा और भैंसा बाईं ओर है और सींग वाला हिरण जो है वो नीचे है। तो ये सीधा ही इस तरह का प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि जो योगी बाबा की मूर्ति मिली है उसके दाईं ओर कौन से पशु है या बाईं ओर कौन से पशु है। तो ये आपने अच्छे से नोट कर लेना है। मुद्राएं व मोहरें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से ध्यान रखना है। इसमें से पक्का एक प्रश्न जो है पूछा जाता है। यहाँ 1200 से अधिक सिलखड़ी पत्थर की बनाई मोहरें कलात्मक रूप व लेखों की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। कलात्मक कला की दृष्टि से भी और लेखों की दृष्टि से, जो उसके ऊपर लिखा गया उसकी दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये करीब 1 इंच मोटी है। इनके पीछे प्राय अंगूठी नुमा
उठान लगी रहती थी। मोहरे वर्गाकार, बेलनाकार व गोल आकारों में प्राप्त हुई है। मोहरों पर वृषभ बेल, हस्ती, व्याघ्र, हरिण तथा पशुपति की आकृतियां भी देखने को मिलती हैं। तो ये सभी आकृतियां जो है वो मोहरों पे देखने को मिली है। सिंधु घाटी में कांस्य मुद्राएं भी मिली हैं, मतलब कांस्य की बनी हुई मुद्राएं भी यहाँ पे मिली है, जो माप में, अब इनका माप क्या होता था, 1.2 इंच गुना 0.5 इंच से 1.5 इंच गुना 0.1 इंच है। तो ये माप भी आपने नोट कर लेना है। इस पर भी पशुओं की आकृतियां उत्कीर्ण है, मीन्स इसके ऊपर पशुओं की आकृतियां बनी हुई है। मोहरों पर उकेरित चित्रलिपि अभी तक अपठनीय रही है। इसके ऊपर जो चित्रलिपि बनी हुई है उसको आज तक कोई भी नहीं पढ़ सका है, कोई भी इतिहासकार इसको नहीं पढ़ सका है। जबकि भारत के कई विद्वानों ने समय समय पर इस लिपि को पढ़ने का दावा किया है। कुछ विद्वानों ने इन कांस्य मुद्राओं को ताबीज की संज्ञा दी है। तो कुछ विद्वानों ने तो कहा है कि हमने पढ़ी है, पर वो अच्छे से प्रूफ इसको नहीं कर पाए हैं। स्मरण करने के लिए यहाँ दिया है कि सिंधु घाटी की झोब सभ्यता से प्राप्त मिट्टी के बर्तन गहरे बैंगनी लाल रंग के बनाए गए हैं। झोब से प्राप्त मूर्तियों के सर काले रंगे हुए हैं, काले रंगे हुए हैं। इनके सिर जो है वो मूर्तियों के वो काले रंगे हुए हैं तथा सर पर सादा ढंग का टायरा, श्रृंगार पट्टी जिसको बोल सकते हैं, बनाई गई हैं। तो ये जो है ना झोब सभ्यता के बारे में, जो है सिंधु घाटी की झोब सभ्यता के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। यहाँ से प्राप्त आभूषणों में मनकों पर ज्यामितीय अलंकरण कमाल के बने हैं। मोहनजोदड़ो में हार, अंगूठियां, छल्ले, पेटियां, कुंडल तथा कड़े प्राप्त हुए हैं। यह आभूषण सोने, चांदी, हाथी दांत, हड्डी, पक्की मिट्टी, कांसे, तांबे आदि के बने हैं। तो यहाँ पे जो जो भी बर्तन बने हैं, जो जो भी आभूषण बने हैं, जो जो भी कलाकृतियाँ हुई है, वो सोना चांदी में भी बने हैं, हाथी के दांत में बने हैं, हड्डियों में बने हैं और पक्की मिट्टी, कांसा, तांबा सभी पे जो है वो इन्होंने इसमें कार्य किया है। स्मरण करने के लिए हमें दिया गया है कि हड़प्पा में लाल पत्थर की बनी एक मनुष्य के धड़ की मूर्ति जो 3.4 इंच ऊंची है, मतलब कि 4.25 इंच की है। ये 3.75 इंच लंबी जो है ये मूर्ति है। 1/3 हिस्सा जो है वो 3 के बाद इसका है प्राप्त हुई है। तो ये भी पूछा जाता है, ये जो है वो इस मूर्ति के बारे में, मूर्ति लाल पत्थर की बनी हुई है, तो इस मूर्ति के बारे में पूछा जाता है। इस मूर्ति को भली प्रकार ओपा गया है। यह प्रतिमा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। तो कहाँ पे सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये सुरक्षित है। इसी संग्रहालय में हड़प्पा से प्राप्त पक्की मिट्टी की एक मूर्ति है जिसमें माँ के साथ जुड़वा बालकों को बनाया गया है। तो इसके साथ एक और मूर्ति है जो कि माँ और 2 बच्चों की है, मीन्स उसके जुड़वा बच्चों की है। यहाँ युद्ध के हथियारों में तीर, कमान, भाले, कुल्हाड़ियाँ, छुरे, हंसिए, छेनियाँ, उस्त्रे आदि प्राप्त हुए हैं जो कांसे या तांबे के बने हैं। तो युद्ध के जो यहाँ हथियार बनाए जाते थे उनमें जो जो भी हथियार है वो सारे हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं और इन सभी को आप अच्छे से नोट भी कर सकते हैं। तो ये जो आज हमारा टॉपिक था ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और सिंधु घाटी पे जो है ना ये आपका टॉपिक, हमारा जो आज का टॉपिक था। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। यदि चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।